विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शमा कोवले। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शमा कोवले, जो ईएनटी सर्जन हैं लेकिन लैरिंजोलॉजिस्ट, ठीक बोला मैंने? लैरिंगोलॉजिस्ट हैं। ये इतना डिफिकल्ट वर्ड है कि मैंने कहा आपसे पूछ लिया जाए कि ये असल में क्या है। सो लैरिंगोलॉजी इज अ साइंस जो अपने वॉइस के साथ, स्वॉलोइंग के साथ और अपना जो सांस लेने का नली है उसके साथ रिलेटेड है। सो लैरिंगोलॉजी में 3 एस्पेक्ट्स है: वॉइस, स्वॉलोइंग एंड एयरवे। और जो एंड आवाज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, विच इज़ वेरी इग्नोर्ड, इवन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स, और सब 3 एस्पेक्ट्स जो वॉइस, स्वॉलोइंग, एयरवे, लोगों को पता नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। लेकिन एक ऐसा लेवल आता है जब किसी वजह से आवाज में अचानक बदलाव नजर आते हैं। ये बदलाव किस वजह से हो सकते हैं? अचानक बदलाव होने के रीजंस बहुत सारे हैं। अगर एक्यूट है, एक्यूट मतलब जस्ट अभी हुआ है, तो सबसे कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन। वो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। सो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन। उसके बाद वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स बोलते हैं, जो अपना जो बोल स्वर पेटी रहता है उसके ऊपर दाने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से। दूसरा चीज़ है, देयर आर पॉलिप्स है, सिस्ट है, कैंसर है। सो ये सब कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से आवाज़ बदल जाती है। जी, जो लोग आवाज़ की दुनिया में हैं, चाहे वो पढ़ाते हों या वो पॉलिटिक्स में हों या वो गायक हों या हमारे जैसे रेडियो में हों या वो डबिंग आर्टिस्ट हों, उनके अलावा सामान्य लोगों में भी आवाज़ का तो अपना एक महत्व है। तो एज एन लैरिंगोलॉजिस्ट आप बुनियादी बातें क्या कहेंगी जो आवाज़ को लेकर बहुत ध्यान में रखना चाहिए? आवाज़ का ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब हम बात करते हैं तो हमको सांस पे ध्यान देना चाहिए। सो सांस पे ध्यान देना इन द सेंस कि आम तौर से लोग बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। तो आइडियली एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए, मतलब हम सांस जो है वो एब्डोमेन तक जाके लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ है हाइड्रेशन। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बात करनी हो तो बीच बीच में पानी लेना ज़रूरी है। जब आप बात कर रहे हो तो बीच बीच में पॉज लेके फिर बात करना भी ज़रूरी है, नहीं तो एक ही सांस में आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलो तो इट इज़ हार्मफुल। विस्परिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं अच्छा है आवाज़ के लिए। रिफ्लक्स, एसिडिटी, उसको ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी आवाज़ में प्रॉब्लम होती है। स्लीप, प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। then oily spicy food is harmful for your voice. Then late nights, you're not supposed to have late nights if you are into a profession of voice, क्या बात है। या फिर you are not in a profession of voice, but अगर आपको आपकी आवाज़ अच्छी चाहिए तो these are the few things which are very important. अच्छा, इतनी सारी बातें आपने उसमें बताई। उसमें कुछ बातें जैसे कि जो नशे हैं उनसे दूर रहना चाहिए, देर रात तक जागना नहीं है।
आपने एक और बात कही और वो है एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स से बचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिससे हर दूसरा व्यक्ति हम ये मान सकते हैं कि परेशान है। बराबर। इसका क्या असर पड़ता है आवाज़ पर? सो जब द हम सब लोगों को ये पता है कि एसिडिटी की वजह से अपने खाने की जो नली है या फूड पाइप है उस पे असर पड़ता है, या जलन होती है, या अ, अच्छा नहीं लगता, ये सब चीज़ें सबको पता है। बट और एक चीज़ है जिसको हम लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिसीज़ बोलते हैं। जी। तो ये जो है एसिड जो ऊपर आता है वो ऊपर आके अपने वोकल कॉर्ड्स या स्वर पेटी पे वो अटैक गिर जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, और फैरिंग्स जो अपना गले का जो पिछला वाला हिस्सा है उस पे गिर जाता है, और उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर पेटी पे सूजन आ जाती है कभी कभी। सो वो सूजन की वजह से आवाज़ चेंज हो सकती है, आपको गले में इरिटेशन होते रहता है, तो फिर वो ये जो क्लियरिंग, थ्रोट क्लियरिंग बहुत करने लगते हैं लोग, फिर उसकी वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर खांसी आती है रात को लेटने पे, या सुबह में भी, दिन में भी सूखा खांसी आने लगता है, उससे भी आवाज़ पे प्रॉब्लम। अगर आप कंटिन्यूसली खांस रहे हैं तो उसकी वजह से भी आवाज़ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये LPRD जो मैंने बोला दैट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट रिफ्लक्स, क्योंकि आपको जो नॉर्मल एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे जलन वगैरह, सो पेशेंट्स भी पूछते हैं आप मुझे बोल रहे हो रिफ्लक्स हो रहा है बट मुझे तो ये सब नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ अ साइलेंट रिफ्लक्स, यानी वो जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो नहीं दिखते हैं, बट ये कुछ अटका हुआ लगना या इरिटेशन होना या आवाज़ चेंज होना, ये थोड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जो रिफ्लक्स की वजह से आपकी आवाज़ को प्रॉब्लम कर सकती है। ये बहुत ही बारीक और बहुत ज़रूरी बात आपने बताई, क्योंकि अमूमन हम लोगों को ये बात पता नहीं होती है। ये बताइए कि आपको किस तरह के गाने पसंद हैं? मुझे पुराने गाने पसंद है। मेरी फेवरेट सिंगर आशा भोसले हैं। वाह वाह वाह! तो पहला गाना कौन सा होगा आशा जी का? अ, ये अपना डॉन का गाना, जो ओहो हो! ये मेरा दिल। ये मेरा दिल। क्या बात है! तो मैं चाहूँगा कि आप गा के बताएं। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। डॉक्टर शमा कोवले हमारे साथ हैं और हम आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक छिपी हुई एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसका असर आपकी आवाज़ पर पड़ सकता है। आवाज़ को लेकर और किस किस तरह की दिक्कतें होती हैं बुनियादी तौर पर, उनके बारे में बताइए। सबसे पहला जो कंप्लेंट आता है आवाज़ से रिलेटेड है कि आवाज़ बैठ गई है। जी जी। जैसे कि होर्सनेस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज, ये सबसे पहला कंप्लेंट रहता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आवाज़ ही नहीं आ रही है, जैसे कि उनकी आवाज़ विस्परिंग जैसे आती है, जैसे ऐसे आवाज़ आती है। सो दिस ये होता है जब वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है, यानी एक जो स्वर पेटी है, हमारे पास 2 स्वर पेटी रहते हैं जो एक साथ आते हैं तो आवाज़ निकलती है, जब खुलते हैं तब हम सांस लेते हैं। ओके। तो जब एक स्वर पेटी हिल नहीं रही है, पैरालाइज्ड हो जाती है, तब वो मिल नहीं पाते तो स्पेस रह जाती है, तो जब हम बोलते हैं तो हवा निकलती है और विस्परिंग जैसी आवाज़ आती है। उसकी क्या वजह हो सकती है पैरालाइज होने की? वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का रीजंस बहुत सारा है। एक तो वायरल इन्फेक्शन में वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है, दूसरा है अगर कोई कैंसर कहीं पे हो, जैसे कि ईसोफेगस में हो या थ्रोट थायराइड में हो, तो वो जो अपनी नस होती है जो
वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है, उसको अगर वो इन्वॉल्व करते हैं तो पैरालिसिस हो सकती है, या फिर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो पैरालाइज हो सकता है, या फिर कभी कभी जो लंग कैंसर के लिए या कार्डियक सर्जरी के लिए जब भी सर्जरीज होते हैं तो उसमें भी ये नस को इंजरी हो सकती है, या फिर कभी कभी ये नस काटनी पड़ सकती है तो फिर वो पैरालाइज हो सकता है. सो ये कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकती है. यानी आवाज़ में ज़रा भी बदलाव आए तो अमूमन हमारे घरों में ये देखा जाता है कि आवाज़ बैठ गई है तो नमक के गरारे कर लिए जाएं, या वो जो देसी इलाज अमूमन घरेलू इलाज कर लिए जाते हैं. कितने समय तक ये सब करने चाहिए, या कितने दिन में आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है? ओके, सो ये जो घरेलू नुस्खे हैं, गरारा करना, ये गरारा आपके स्वर पेटी तक पहुंचता ही नहीं है. ओ तो इसका कोई यूज नहीं है. यानी गरारा करना आवाज के लिए कोई फायदेमंद नहीं है? कोई फायदेमंद नहीं है. ओ गॉड. आप स्टीम ले सकते हो, बट जी. स्टीम से भी ड्राइनेस होता है, तो इसीलिए हम जनरली बोलते हैं कि स्टीम मत लो. अगर आपको आवाज़ के लिए घरेलू कुछ करना है तो फिर आप नेबुलाइजेशन ले सकते हो, वो भी स्टेराइल वाटर नेबुलाइजेशन, मतलब उसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ गर्म पानी का नेबुलाइजेशन आप ले सकते हो. बाकी आप हॉट वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर, वार्म वाटर आप पी सकते हो, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत स्टीम है वो आपके स्वर पेटी तक पहुंच सकता है. कोई कोई लोग लॉजेंजेस भी खाते हैं, बट आई जनरली डोंट आस्क पीपल टू ईट लॉजेंजेस, बिकॉज अगेन उसमें शुगर रहती है और शुगर से ड्राइनेस होता है. जी जी. तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. आपको अगर आवाज़ बैठ गई है, आप 2 से 3 हफ्ता रुक सकते हो आवाज़ ठीक होने के लिए. अगर 3 हफ्ते में आवाज़ ठीक नहीं होती है तो आपको ईएनटी सर्जन या फिर लैरिंगोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना ही है. जी, यानी इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए. इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ हो सकती है. कुछ तो है जो हील नहीं हो रहा है. जी, आपने कहा कि गरारे जो हैं वो आवाज़ पर असर नहीं डालते, या और जो घरेलू नुस्खे हैं वो आवाज़ पर असर नहीं डालते हैं. कई लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं, मुलेठी और पता नहीं क्या क्या. जाहिर है कि गला बैठने का जो क्लिनिकल इलाज है वो ये नहीं है, तो क्या है फिर? सो अगर इन्फेक्शन है, जो जैसे मैंने पहले बोला अक्यूट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो वॉइस रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. ज़्यादा बात नहीं करना. हम कंप्लीटली बात करना तो बंद नहीं कर सकते, बट जितना कम हो सके उतना बात करना है. बहुत सारा पानी पीना है. हाइड्रेशन 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 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आपकी आवाज़ बैठी हुई है. तेल वाला तीखा खाना कम कर देना है, और जितना हो सके कोई भी दवाई लेना अवॉइड करना है. अगर इन्फेक्शन है, जैसे कि आवाज़ बैठ गई है, उसके साथ सर्दी है, उसके साथ और बुखार आ रहा है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को दिखा के, अगर हो सके, अगर ज़रूरत है, वायरल है तो आपको सिर्फ रेस्ट करना है. अगर बैक्टीरियल लगता है तो फिर आप एंटीबायोटिक ले सकते हो. बाकी उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है घर पे. अच्छा, बहुत ही ज़रूरी बात आपने बताई है. अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2-3 हफ्ते तक इंतज़ार करता है और उसके बाद वो किसी स्पेशलिस्ट के पास अपने गले की जांच करवाने के लिए आता है, तो क्या जांच की जाती है और कैसे पता लगाया जाता है कि गड़बड़ है और किस तरह की गड़बड़ हो सकती है? सो जब एज ए लैरिंगोलॉजिस्ट जब मेरे पास आवाज़ बदल गई है इसके लिए पेशेंट आते हैं, तो मेरा डायग्नोसिस, जब से वो पेशेंट मेरे रूम में एंटर करता है, पहला he enters or keeps his first foot in my cabin, my diagnosis starts then. Okay. by listening to his voice. आवाज़ सुन के. तो पहली चीज़ है आवाज़ सुनना. दूसरा चीज़ है ब्रीदिंग.
देखना कि पेशेंट का ब्रीदिंग कैसा है, दिस इज़ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्योंकि कोई कोई पेशेंट्स इवन जिनको आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बोला ब्रीदिंग की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो कोई कोई पेशेंट सिर्फ नेक ब्रीदिंग करते हैं, दे ब्रीद लाइक दिस, सो इट्स वेरी बैड, तो वो देखना। फिर हिस्ट्री जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो दूरबीन डाल के देखना। ओके, गले के अंदर। गले के अंदर, सो दूरबीन डाल के देखना। जो जब मैं बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द बहुत सारी जगहों पे दूरबीन रहती है, बट उसमें वो नॉर्मल लैरिंगोस्कोपी रहती है, जिसको सिर्फ कैमरा रहता है और आप देख रहे हो, विच इज़ गुड इनफ। अगर कुछ हाई लेवल का आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट वो करना ज़रूरी है देखने के लिए कि क्या है। उसके आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम स्ट्रोबोस्कोपी बोलते हैं, तो स्ट्रोबोस्कोपी ये चीज़ है जहाँ पे सिर्फ लैरिंगोस्कोपी में क्या होता है, सिर्फ वोकल कॉर्ड के मूवमेंट्स दिखते हैं और अगर उस पर कुछ लीजन है तो वो दिखता है। बट स्ट्रोबोस्कोपी ये चीज़ है जिसमें मूवमेंट्स भी दिखते हैं, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते रहते हैं, वो भी दिखता है, और अगर कुछ मिस हो जाए लैरिंगोस्कोपी में तो वो स्ट्रोबोस्कोपी पे दिख जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन स्ट्रोबोस्कोपी है एज फार एज वॉइस इज़ कंसर्न। उसके बाद हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि ओके ये प्रॉब्लम है और आपको आपका प्लान, मैनेजमेंट प्लान क्या हो सकता है। अमूमन प्रॉब्लम्स आपने पहले ही बताई हैं कि या तो दाना हो सकता है या फिर कोई घाव हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्या इस तरह की चीज़ें केवल बोलने की प्रोफेशन वाले लोगों को होती हैं या नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे लोगों को भी होती हैं? नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले लोगों में भी होती है, बट अगेन उनमें ये प्रॉब्लम रहती है, मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो वो यानी जो ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं उनके साथ ये खतरा है। जनरली जो ज़्यादा बात करते हैं या फिर जिनको चिल्लाने की, जैसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, या यू विल सी कि ये लीजन्स जनरली फीमेल्स में जो वॉइस प्रोफेशनल्स नहीं है वो फीमेल्स में होती है, तो वो फीमेल्स बहुत ज़्यादा बच्चों पे चिल्लाते हैं, बच्चों के पीछे ही रहते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी, आपने एक चीज़ बोली पीछे कि मैं चूंकि आपने कहा कि आप लॉजिस्ट हैं, है ना? करेक्ट, यही वर्ड है। बहुत छोटे छोटे शहर हैं जहां लोगों को आवाज़ की प्रॉब्लम है, तो क्या वो किसी ENT डॉक्टर के पास जा सकता है या इस तरह के स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है? अगर उनके यहाँ पे लैरिंगोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि ये इतना सब स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जी, कि बहुत डिफ़िकल्ट है छोटी जगहों पे लैरिंगोलॉजिस्ट मिलना, जी, तो डेफिनेटली ENT के पास दिखाना चाहिए। बट डायग्नोसिस मिस हो सकता है, इसीलिए अगर आपको फिर भी ठीक नहीं लगे या फिर छोटी जगहों पे लैरिंगोस्कोपी नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो फिर आपको बड़ी जगह पे जाके आपका चेकअप करके लेना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक। बात हो रही है आवाज़ के बारे में और किस तरह से आवाज़ पर अलग अलग चीज़ों का असर पड़ सकता है। आपने बताया कि स्ट्रोबोस्कोपी जैसा एक परीक्षण होता है जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चलता है कि क्या गड़बड़ है गले में। मान लीजिए कोई गड़बड़ निकलती है, तो क्या वो दवाओं से ठीक हो सकती है या उसके लिए कुछ और करना होता है? आवाज़ की प्रॉब्लम में, आवाज़ का जब भी प्रॉब्लम निकलता है तो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो है आवाज़ ठीक करने के है वॉइस थेरेपी और सर्जरी। जी, मेडिसिन जो दवाई जो है वो बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होती है या फिर सर्जरी के बाद इस्तेमाल होती है, या फिर जब भी रिफ्लक्स है या तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए दवाई यूज़ की जाती है। वॉइस थेरेपी एक बहुत बड़ा पिलर माना जाएगा जब हम आवाज़ को ट्रीट कर रहे हैं,
तो जब हम अगर सर्जरी भी बोलते हैं पेशेंट को कि उनका आवाज़ वॉइस थेरेपी से इनिशियली ठीक नहीं होने वाला है, ये पता चल जाता है जनरली, फिर भी हम उनको पहले वॉइस थेरेपी का सेशन देते हैं ताकि उनको पता चले कि क्या है, अपने को आवाज़ अगर यूज़ करनी है तो कैसे करनी है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं और वो गलतियां कैसे सुधारी जा सकती हैं। जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आपको रीलर्न करना है आपकी आवाज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल। तो यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम ज़ीरो अगेन। आपने सीखा है कैसे बात करना, बट अभी फिर से आपको सीखना है कैसे बात करना है। जी जी। ये वॉइस थेरेपी जो है इसमें क्या सिखाया जाता है? बेसिकली ये किस तरह की एक्सरसाइज होती है? सो वॉइस थेरेपी जो है ये जैसे पिलर्स है, मैंने बोला ब्रीदिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट किया जाता है उस पे। सो अगर ब्रीदिंग फॉल्टी है तो वो सिखाया जाता है। दूसरा चीज़ है डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम है पेशेंट की। तो अगर समझो पैरालिसिस है तो हमको स्ट्रेंथ लाना है, जो पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड है उस सो एक मसल्स को स्ट्रेंथ लाने के लिए फिर वो एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। जैसे हम अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता है उसके बाद फिजियो लेते हैं, इट्स अ सिमिलर थिंग। ये आपने सर्जरी किया, अभी उसको रिहैबिलिटेट करना है वॉइस को, तो फिर ये एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। सो प्राणायाम हुआ, सो अपना पुराना अपने ही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे प्राणायाम हुआ, ओम चांट करना हुआ, ये सब चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आपका वॉइस का ये करना है, थेरेपी करना है। सो ये सब इंक्लूड होती है वॉइस थेरेपी में, ये सब करना ज़रूरी है जब आप थेरेपी के बात करते हो। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, थेरेपी हर एक आदमी के लिए पर्सनलाइज्ड किया जाता है। जी, ये तो वॉइस थेरेपी की बात हो गई कि किस तरह से वॉइस थेरेपी जो है वो मरीज़ की मदद करती है, लेकिन क्या नॉर्मल लाइफ में भी इस वॉइस थेरेपी को कंटिन्यू रखना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को जो आवाज़ की तकलीफ से परेशान हो चुका है या जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो भी वॉइस थेरेपी करते हुए अपने आप को बेटर फील करवा सकता है? सो जिसको हुई है उसको तो करना ही है वॉइस थेरेपी, क्योंकि उसी से उनको, जैसे बोला कि उनको वापस ये चीज़ें नहीं हो, इसके लिए वो थेरेपी है। बट जिनको प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन जस्ट, उनको सिर्फ कंसंट्रेट करना है ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आपका वॉइस कंसर्न है, तो वो ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट, ओम चांटिंग, ये रेगुलरली जो भी प्रोफेशनल वॉइस यूज़र है वो कर सकते हैं। जैसे सिंगर्स ये करते हैं, साधना करते हैं या फिर रियाज करते हैं रोज, वैसे एज अ पार्ट ऑफ द रियाज ये कर सकते हो आप। जी, ताकि आपका गला जो है एक तरह से स्वस्थ रहे। या क्योंकि कभी कभी हमने ये भी देखा है, जो अमेच्योर सिंगर्स हैं या फिर अब भी सीख रहे हैं, उनको रियाज की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ज़्यादा हो जाए रियाज? हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे रुकना है, कैसे आवाज़ का ध्यान रखना है, और उनके जो टीचर्स है वो भी नहीं बोल पाते हैं ये। क्योंकि मैंने ये फेस किया हुआ है, ये लड़की जो सीख रही है उसके आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, हमने डायग्नोज किया है क्या है, उसको कुछ नहीं है, सर्जरी नहीं करना है, कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ट्वीक करना है। बट वो इतना अपने गुरुजी पे भरोसा रखती है कि गुरुजी बोलते नहीं है तुमको करने की ज़रूरत ही नहीं है, देन वो नहीं करते हैं और चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और फिर चीज़ें बढ़ती चली जाती है, और फिर देन यू लैंड अप विद सम सिचुएशन जहाँ पे आपको फिर सर्जरी लगेगी या फिर आप गा ही नहीं पाओगे बाद में। बिल्कुल, मैं यहीं आ रहा था कि आपने बताया कि स्ट्रोबोस्कोपी हो गई और उसके बाद
थेरेपी के लिए भेजा गया कि भाई ये थेरेपी की जा सकती है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी आती होंगी जहां इससे आगे के स्टेप लेने होते होंगे, तो क्या ऑपरेशन के ज़रिए चीज़ें ठीक होती हैं? हाँ, जैसे मैंने बोला स्ट्रोबोस्कोपी वॉइस थेरेपी और सर्जरी ये 2 मेन मैनेजमेंट है जो आवाज़ के लिए। तो ऑपरेशन ये बहुत बड़ा पार्ट है आवाज़ ठीक करने के लिए। वॉइस प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशनल वॉइस यूज़र्स हैं उनमें हम पहले सबसे वॉइस थेरेपी ही यूज़ करते हैं, बिकॉज कोई लोग, बिकॉज वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, उनकी आवाज़ चेंज भी नहीं हो सकती है, जी। स्पेशली सिंगर्स। अगर हम ऑपरेट कर दे और थोड़ी भी आवाज़ चेंज हो गई, उनका प्रोफेशन विल गो फॉर अ टॉस। सो उनके केस में पहले थेरेपी, अगर थेरेपी से कुछ भी नहीं होता है देन सर्जरी एडवाइस किया जा सकता है। सर्जरी में देर आर 2 ऑप्शंस। एक तो लेज़र यूज़ कर सकते हैं जिसमें हीलिंग फास्टर होता है, और दूसरा है कोल्ड स्टील जो हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके कर सकते हैं। ओके। जो सर्जरी का टेक्निक है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिर्फ काट के निकाल दें तो वोकल अपने स्वर पेटी में लेयर्स रहते हैं, जी। उसमें एक जेल जैसा लेयर रहता है जिसकी वजह से अपने वोकल फोल्ड्स को प्लायबिलिटी आती है, जो हम स्ट्रोबोस्कोपी पे देखते हैं, जो वेव्स देखते हैं। अगर वो लेयर खराब हो गई तो वो प्लायबिलिटी नहीं रहेगी, फिर स्कारिंग होगी, फाइब्रोसिस होगा, थिक होगा, आवाज़ चेंज हो जाएगी पोस्ट सर्जरी के बाद। सो हमको वो नहीं चाहिए, इसीलिए द टेक्निक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जी। फॉर विच लैरिंगोलॉजिस्ट इज़ इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। दैट ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट। यस। तो किस तरह की समस्या है उसके बेसिस पर यह तय किया जाता है कि इलाज किस तरह से करना है। मान लीजिए कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद कितने दिन में इन लोगों की आवाज़ वापस आ सकती है? ऑपरेशन के बाद हम एटलीस्ट 5 to 7 days कंप्लीट वॉइस रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग स्वर पेटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। स्वर पेटी को रेस्ट देने का एक ही तरीका है बात नहीं करना, क्योंकि वो हील होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऑपरेट किया और अब बात करते रहोगे तो वो ये होते रहेगा और फिर वो हील ही नहीं हो पाएगा। जी। इसके लिए 5 to 7 days जनरली हम वॉइस रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बात करना चालू करने को बोलते हैं, एवरी डे इंक्रीज बाय एन आवर और सो। उसके बाद तब तक आवाज़ आ जाती है, 1 हफ्ते के बाद वॉइस थेरेपी चालू होता है। जी। इफ़ अ प्रोफेशनल वॉइस यूज़र है तो हम 3 हफ्ते के बाद उनको बोलते हैं कि आप अपना रेगुलर काम चालू कर सकते हो, जैसे ब्रॉडकास्टर है या सिंगर है। सो 3 weeks एटलीस्ट दे आर ऑफ वर्क। सिंगर्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑल्सो सेंड देम टू अ सिंगिंग कोच। जी। तो आप पूछोगे सिंगिंग कोच क्या है, तो सिंगिंग कोच इज समवन हु इज अ थेरेपिस्ट ओके। बट इज अ ट्रेन्ड सिंगर। ओके, तो वो करेक्ट टेक्निक सिखाते हैं। एग्जैक्टली। सो वो थेरेपी भी दे सकते हैं और वो टेक्निक भी, वो मतलब वो आपको सुनते हैं, वो सिंगर को सुनते हैं, ओके ये गा रहा है, अभी ये टेक्निक कहाँ खराब हो रही है, कहाँ गलत है, जी। ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो वापस नहीं आए। बहुत सही। आवाज़ में प्रॉब्लम से लेके और सर्जरी और पोस्ट सर्जरी जो प्रोसीजर होता है वहाँ तक आ चुकी हैं। एक डर जो लोग आवाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनको अपनी आवाज़ से ज़्यादा लगाव है, उनके साथ ये होता है कि मेरी आवाज़ बदल तो नहीं जाएगी या मेरी आवाज़ वैसी रहेगी, मेरी आवाज़ वापस आएगी। इस तरह के सवालों का सामना आपको रोज़ाना करना पड़ता होगा। क्या इस तरह की प्रॉब्लम होने के बाद जो बोलने वाले लोग हैं वो उसी तरह से काम कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे थे, और साउंड भी वैसे ही होता है जैसे वो पहले कर रहे थे, या उसमें थोड़े बदलाव होते हैं सर्टेन केसेस में? मोस्ट ऑफ द टाइम्स बदलाव नहीं होता है जी। बट
एज अ प्रोफेशनल हमको ये बताना पड़ता है कि सर्जरी के वक्त क्या होगा, कभी कभी कुछ हो सकता है, तो हमको ये बताना पड़ता है कि आवाज़ चेंज हो सकती है। 99% ऑफ द टाइम्स करेक्ट टेक्निक अगर यूज़ किया जाए तो कुछ नहीं होता है। देख, रेगुलर जैसे काम करना है वैसे वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओनली थिंग जो ध्यान रखना है इज़, जो थेरेपिस्ट ने बताया है, हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। मैं बार बार ये बोल रही हूँ तो सबको लगेगा कि क्या हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन पानी पानी बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट है जब जी आपकी आवाज़ है जी। तो खाने पीने का ध्यान, नींद का ध्यान और पानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको टू डू एंड नॉट टू डू लिस्ट मिलता है जब भी थेरेपी के लिए जाते हैं, तो वो फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसा कि आपने बार बार कहा कि पानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आवाज़ का काम करते हैं उन्हें नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि ये पूरी जो प्रोसेस है, क्या ये छोटे शहरों में भी संभव है या लोगों को इसके लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है? सर्जरी के लिए आई फील अगर उनके आवाज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यस, छोटे शहरों में, टीयर 2 सिटीज़, टीयर 1 सिटीज़ में, टीयर 2 सिटीज़ में ठीक है, बट उसके आगे अगर हम बात करें तो आई थिंक इट इज़ बेटर रहेगा कि वो बड़े शहरों में आके अपना ट्रीटमेंट करवा लें। एक बार जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद की क्या सावधानियां हो सकती हैं? सावधानियाँ वही फिर से हम सेम चीज आएगी। सम चीज़ आएगी, हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। जी आवाज़ को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। जी। अगर आपको लगता है कि आवाज़ चेंज हो रही है तो इमीडिएटली वॉइस रेस्ट पे कंसंट्रेट करना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो जाके दिखा के आना है, कि अगर डाउट आता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो इट्स बेटर कि जाके आप चेक करवा के आ जाओ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि यू डोंट लैंड अप वही सिचुएशन में वापस। और थेरेपी करना ज़रूरी है। थेरेपी, अगर आप ऑपरेशन के बाद थेरेपी नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा, आपको करना ही है। बिल्कुल, ये एक डिसिप्लिन बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अमूमन लोगों को आवाज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है और इसीलिए हमने आपको विविध भारती के स्टूडियो में बुलाया ताकि आप लोगों को एजुकेट कर पाएँ कि आवाज़ कितनी मायने रखती है और उसके साथ जब प्रॉब्लम होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि प्रोफेशनल लोगों के अलावा ये जानकारियाँ लोगों के पास हैं कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जितनी आपने बताई? मुझे नहीं लगता है, वही प्रॉब्लम है। इवन प्रोफेशनल लोगों में लोगों को कभी कोई पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है, तो जी, वो बहुत समय तक ऐसे ही आवाज़ ठीक हो जाएगी, ठीक हो टालते रहते हैं। जाएगी टालते रहते हैं। या फिर इवन जो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स नहीं है उनमें तो बहुत कम अवेयरनेस है कि जी। क्या हो रहा है। मैंने ये ऐसा देखा है कि टीचर्स जो है वो बहुत बहुत अवेयर है, हम्म। क्योंकि उनको आवाज़ इतनी यूज़ करनी पड़ती है कि अगर उनकी आवाज़ ज़रा भी ख़राब हो जाए तो वो स्कूल में बात नहीं कर पाते, तो दे आर द वंस जो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं जी आवाज़ जी। चेंज होने पे। ये बहुत मैंने देखा है कि टीचर्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है आवाज़ को लेके। अदरवाइज नॉन प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स में अवेयरनेस बहुत बहुत कम है। ये बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस लोगों के बीच में आए कि आवाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो तो हमें फ़ौरन सतर्क होकर एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और किसी तरह की सलाह लेकर बेहतर कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर शमा कोवले हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं आवाज़ से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने सर्जरी तक की सारी बातें हमें बता दी हैं और जाहिर है कि इससे एक अलग तरह की अवेयरनेस लोगों के बीच में आई होगी। पर अभी भी एक चीज़ जो है वो ये रह जाती है कि क्या ये सारी समस्याएं ग्रोन अप्स में होती हैं या
बच्चों में भी आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी हैं, टीनेजर्स में या अर्ली अडल्ट्स में इस तरह की समस्याएं होती हैं? बच्चों में भी ये समस्या होती है। सिर्फ टीनेजर्स या अर्ली अडल्ट्स में नहीं, उससे कम उम्र के बच्चों में भी होती है। ओहो। और मेन रीज़न रहता है चिल्लाना। अच्छा। वो खेलते वक्त चिल्लाते हैं, या कोई कोई बच्चों को टैंट्रम्स थ्रो करने का बहुत ये रहता है, तो ज़ोर ज़ोर से रोना। ये सब चीज़ें हैं जो आवाज़ के लिए हानिकारक है। तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ओ। तो हमने ऑपरेट भी किए हुए हैं बच्चों को, क्योंकि वो थेरेपी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है बच्चों में, क्योंकि वो डिसिप्लिन वो मतलब एडल्ट्स में भी डिफ़िकल्ट होता है, तो बच्चे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पेरेंट्स के लिए हो जाता है कि उनको वो एक्सरसाइज करवाएं, वो सब कर। तो ये समस्याएं बच्चों में भी होती है। जनरली जो बच्चों में समस्याएं होती है वो है सिस्ट्स, वोकल फोल्ड सिस्ट बोलते हैं, या फिर और वोकल सल्कस बोलते हैं, जो जहाँ पे जो मैंने अभी जेली जैसा लेयर बोला, जी। वो बचपन से एब्सेंट रहता है। ओ ओ ओ। तो वो एब्सेंट रहने की वजह से, थोड़ी एरिया में एब्सेंट रहता है, उसकी वजह से उनकी आवाज़ बचपन से ही खराब रहती है। वो कभी अच्छी आती ही नहीं है। और नोड्यूल्स जो दाने आते हैं बिकॉज चिल्लाने की वजह से। सो ये कॉमन चीज़ें हैं बच्चों में जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड होती है या फुसफुसाने जैसी आती है, या पैदाइशी कुछ डिफेक्ट होते हैं, या किन्हीं किन्हीं लोगों की आवाज़ों में स्लर होता है। तो क्या आप जैसे एक्सपर्ट्स उसे भी करेक्ट कर सकते हैं? आपको स्लर मतलब स्टैमरिंग बोलना है कि स्लर्ड स्पीच, जैसे स्लर्ड स्पीच जिसमें कुछ शब्द सही प्रोनाउंस नहीं होते उनसे। हाँ, तो उसके लिए दिस इज़ बेसिकली जैसे तुतलाना बोलते हैं। उसके लिए स्पीच थेरेपी, हम लोग अभी तक वॉइस थेरेपी की बात कर रहे थे। स्पीच थेरेपी दूसरी चीज़ है। हाँ, तो वॉइस थेरेपी इज़ अपने आवाज़ को ठीक करना जी। स्पीच थेरेपी इज़ आर्टिकुलेशन को ठीक करना। ये दो तो अलग अलग चीज़ें, बारीक फ़र्क है। हाँ। हाँ। तो हम जब जैसे आप तलफ़ुज़ बोलते हैं ना, जी। तो वो ठीक होने के लिए, जैसे प्रोनाउंसिएशंस अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए स्पीच थेरेपी ज़रूरी है। जैसे जी। त नहीं बोला जाता लोगों को, र नहीं बोला जाता, ळ नहीं बोला जाता, तो वैसे लोग उसके लिए थेरेपी बहुत ज़रूरी। स्पीच थेरेपी इज़ द, वो उससे सर्जिकल ठीक हो जाता है उससे। हाँ, स्पीच थेरेपी से ठीक और हो जाए। डिस्टॉर्टेड वॉइसेस या जो आवाज़ में समस्याएं होती हैं, कई लोगों की क्लैरिटी ऑफ वॉइस नहीं होती, फुसफुसाने जैसी आवाज़ें होती हैं, गले बैठे हुए गले जैसी आवाज़ें होती हैं, वो भी करेक्ट हो सकती हैं? हाँ, तो वो अगर हमने जो जितने भी अभी बात की है रीज़न्स, अगर उसमें से कोई रीज़न है तो डेफिनेटली करेक्ट हो सकती है। या फिर अगेन वॉइस थेरेपी डिपेंड्स। जैसे मैंने अभी ये सल्कस बोला, तो अगर सल्कस है जो डायग्नोज नहीं होता है मोस्ट ऑफ द, क्योंकि हमको जो पता है, जो आँख वही देखती है जो हमको पता है। जी। अगर वो बंदा कहीं गया और वो डॉक्टर को वो पता ही नहीं है, तो वो देखेगा ही नहीं उसको। तो ऐसा चीज़ें हैं, तो फिर इट विल बी मिस्ड, और फिर वो अडल्ट में आके यू विल सी कि उनकी आवाज़ वैसी ही है। या फिर देर आर सिचुएशंस जहाँ पे जैसे मेल चाइल्ड का आवाज़ चेंज हो जाती है। जी। हाई पिच, बच्चों की आवाज़ हाई पिच्ड रहती है जैसे फीमेल आवाज़ हो, बट जैसे व्हेन दे आर मच्योरिंग तो उनकी आवाज़ लो पिच्ड होने लगती है। तो ये लो पिच्ड आवाज़ किसी किसी में नहीं होती है, वो पतली रह जाती है। ट्रांजिशन नहीं होता है, वो पतली हो रहती है। तो फिर उनके लिए हम उनके लिए पहले तो थेरेपी देते हैं। अगर थेरेपी में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स थेरेपी से वो ठीक हो जाता है। अगर थेरेपी से नहीं ठीक हुआ
तो फिर हम सर्जरी कर सकते हैं उसके लिए, वो वॉइस ओके, के लिए। तो उसको प्यूबरफोनिया बोलते हैं, यानी प्यूबर्टी में आने के बाद भी उनकी आवाज़ चेंज नहीं बचपन होती। जैसे ही रही है। जी जी जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसकी आपने बात की। डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ और है कि आज के ज़माने में जेंडर चेंज वाली बातें भी हम बहुत सारी सुनते हैं। जब ये सब होता है तो आवाज़ को लेकर भी एक इशू होता है, क्योंकि एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जब ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या उसमें भी आवाज़ को लेके कुछ प्रोसेस होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोग जेंडर चेंज कर देते हैं। तो और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया है। तो जब मेल टू फीमेल होता है, चेंज फ्रॉम मेल टू फीमेल, तो हम आवाज़ लो पिच टू हाई पिच जानी चाहिए। तो ये जो है, इसके लिए हम सर्जरी करते हैं। सो वो सर्जरी सबसे लास्ट होता है, क्योंकि जब जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज होते हैं, सबसे लास्ट इज़ वॉइस सर्जरी, क्योंकि उसके बाद हमको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम वोकल फोल्ड्स पे सर्जरी कर रहे हैं। और जब बाकी के सर्जरीज होते हैं तो ट्यूब डाला जाता है जनरल एनेस्थीसिया के लिए। तो ये सर्जरी के बाद हमको कुछ भी वो नहीं चाहिए जनरली इमीडिएटली, इसके लिए ये सबसे लास्ट होती है। और उसकी वजह से जो आदमी जैसा लो पिच्ड वॉइस है, उसको हम हाई पिच्ड फेमिनाइन वॉइस करते हैं। और सर्जरी के बाद उन पेशेंट को एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता वॉइस रेस्ट लेना पड़ता है, और उसके बाद एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वॉइस थेरेपी लेना पड़ता है। अभी आप पूछोगे कि आपने सर्जरी कर दिया तो 6 मंथ्स इतना लंबा वॉइस बहुत थेरेपी लंबा है क्यों? जी। तो ये 6 मंथ्स इतना लंबा इसीलिए क्योंकि the patient also has to learn the nuances of feminine voice. It's not only the pitch. राइट। लड़कियां कैसे बात करती है, उनमें कौन सा टोन, क्या, योर बॉडी लैंग्वेज, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। ये हुआ मेल टू फीमेल। When there is a change, gender reassignment of female to male, आपको जनरली सर्जरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको जो हार्मोन दिया जाता है फॉर दैट, उसी की वजह से आपकी आवाज़ लो पिच हो जाती है। ओके। सो फीमेल टू मेल में आपको सर्जरी करने की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, वॉइस थेरेपी से हम चालू करते हैं। इफ़ द पीपल, क्योंकि वॉइस थेरेपी देने के बाद हाई पिच हो सकता है, बट वो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस कि हाँ अभी मुझे ऐसे ही बात करना है, मैं नॉर्मल वॉइस में नहीं आ सकता हूँ। तो इसके लिए सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट। जी, अब हमारे सुनने वालों से जिन्हें आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कराया है, चलते चलते बतौर एक्सपर्ट आखिरी बात क्या कहना चाहती हैं? आपकी आवाज़ का ध्यान रखिए। अगर ख़राब होती है तो एटलीस्ट 3 हफ्ते में जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए, जो कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट है उनको दिखा दीजिए। बहुत सारा पानी पीजिए, एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर हर रोज़ पीना ज़रूरी है। जी, और लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और एक ऐसे सब्जेक्ट पर आपने इतनी डिटेल में बातें की जिस पर लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और अमूमन बातें नहीं होती हैं। शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू।